हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट टॉपिक चल रहा था मेरे लाल हमारा। इसमें हम ऑर्डर बियरर वगैरह कर चुके थे। अब बारी आती है डिमांड। डिमांड मतलब जब पैसे डिमांड होंगे तब इंस्ट्रूमेंट के पैसे पे करने पड़ेंगे, ना कोई ग्रेस डेज से कोई पीरियड। वर्ड कौन कौन से यूज होंगे ध्यान देना बेटा। ऑन डिमांड, एट प्रेजेंटमेंट, एट साइट। एट है, आफ्टर नहीं है। आफ्टर होगा तो टाइम आ जाएगा। इसमें सर ग्रेस डेज नहीं मिलेंगे। प्रोमिसरी नोट बिल्स में बिल डिमांड पर पेबल भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी पे हो सकते हैं। चेक लेकिन हमेशा ही किसके साथ जोड़ी बनाएगा? डिमांड के साथ। टाइम इंस्ट्रूमेंट पेबल है आफ्टर सम टाइम, या फिर एक पर्टिकुलर दिन को, या फिर एक फिक्स्ड पीरियड के बाद। और ये आफ्टर साइट। ध्यान देना वर्ड को बेटा। एक वर्ड है एट साइट, एक वर्ड है आफ्टर साइट। फर्क क्या है दोनों में? एट साइट वाला है डिमांड, ये है टाइम। क्लियर? तुमने एट को आफ्टर मान लिया, आफ्टर को एट मान लिया, तो वेयर देयर इज अ विल लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड माने देसी, इंडियन। 11 रुपए का शगुन, 11 रुपए का शगुन। इसको आगे बढ़ा दिया तो 12। 12 कौन सा? फॉरेन। उस साल में तो साफ बन गया। ठीक, 11 से कहां पहुंचा? 12। 11 में बेटा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, दो कंडीशन, उसमें भी आगे दो पार्ट है। सबसे पहले तो इस पर देसी पेपर लगाओ, मतलब मेड इन इंडिया। पेपर कौन सा लगाना है? देसी, मेड इन इंडिया। इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाया गया। स्टैंपिंग वैम्पिंग कहां हुई पड़ी है? इंडिया में। सही है, याद रहेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या था? दोनों में से एक कंडीशन उठा लो। दोनों कौन कौन सी? पैसा देसी या पेयर देसी, या पेयर देसी। जिसने पैसे देने हैं वो देसी है, या जो बंदा पैसे दे रहा है वो देसी है। दोनों में से एक। यानी पैसा या तो रुपीज, पेमेंट कैसे हो रही है? रुपीज में, या फिर जो बंदा है वो इंडियन है, जिस पर पेमेंट है, जो पेमेंट करने वाला है, जिस पर बिल ड्रॉ हुआ। तो बिल ड्रॉन इन मुंबई। मुंबई में बना, इंडिया में बना, हाँ के ना? सभी को पता है मुंबई इंडिया में ही है, हाँ या ना? चलो बहुत ही बढ़िया। ट्रेडर कहाँ का है? चेन्नई। भाई चेन्नई से आ गया बंदा। पेबल इन न्यूयॉर्क। कोई फर्क पड़ रहा है ना? पहली कंडीशन पूरी, दूसरी पूरी, डन। बिल ड्रॉन इन चेन्नई, ट्रेडर इन पेरिस। फिरंगी आ गया एक बंदा। और इधर कोलकाता, फिर लोकली पेबल है, कहानी खत्म। फॉरेन कौन सा है? A bill which is not an inland bill is to be termed as a foreign bill. मुंबई में ड्रॉ हुआ, पहली कंडीशन पूरी, हाँ के ना? ट्रेडर भी न्यूयॉर्क, पेबल भी न्यूयॉर्क। अबे फिरंगी है। ड्रॉन इन पहली कंडीशन टूट गई, मुझे दूसरी देखने की जरूरत नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है बेटा, कंडीशन 1, दो में और है। ठीक है, यू कैन चूज आइदर ए और बी और बोथ। आवाज मेरे लाल, हाँ बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आओ। एक यार इंस्ट्रूमेंट ना बना इंडिया में, ध्यान देना। कहां बना? वो चला गया फॉरेन। कहां चला गया? अब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंडियन है, फॉरेन है? बस पहले यार बता दी कंडीशन, तुम मानो। पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट था वो? इनलैंड। अब वो कहां चला गया इंडोर्स होके? फॉरेन। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इनलैंड है, फॉरेन है? इनलैंड। वंस देसी ऑलवेज देसी। सही है। ये थोड़ा बाहर जाएगा तो फॉरेन वाला बन जाएगा ना? ना भाई साहब, सर इंग्लैंड था मतलब उसकी कंडीशन इंग्लैंड वाली पूरी हो चुकी है, क्यों फीलिंग ले रहे हो? मैंने बोला है पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? इंडियन। अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, अब कहां चला गया? फॉरेन। पेपर में ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, तो कृपया दिमाग से छेड़छाड़ ना करें। सही है। अब आगे आओ। रेगुलेटिंग लॉ। रेगुलेटिंग लॉ मतलब कहां का लॉ लगेगा? सही है, कहां का लॉ लगेगा? कहां का लगेगा?
देखेंगे ना 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 सर, हर एक का अलग है हिसाब, देखना पड़ेगा। एक तो किसकी लायबिलिटी चेक कर रहे हो, मेकर या ड्रॉर की, या फिर एक्सेप्टर और इंडोर्सर की। जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया सर, जहां पे बनाया वहां का लॉ लग जाएगा। तुमने इंडिया में इंस्ट्रूमेंट बनाया, कौन सा लॉ लगेगा? लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, लॉ कौन सा, फॉरेन। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में कौन सा लॉ लगेगा? देखो ऊपर वाले बिल की एग्जांपल देखो, इंग्लैंड में मुंबई में बना था, चेन्नई वगैरह की बातें थी, और एक्सेप्टेड पेबल इन न्यूयॉर्क है सर। सारी कंडीशंस इंडियन इंस्ट्रूमेंट की तरफ, इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा कर रही है। यस, इस पर इंडियन लॉ लग रहा है, इसका लॉ नहीं चेक करना। लॉ किसका चेक करना है? फॉरेन वाले का। सही है, फॉरेन वाले में जिसने बनाया, उसने जहां पर बनाया वहां की लायबिलिटी। और नेक्स्ट एक्सेप्टर और एंडोर्सर, जहां पेमेंट होगी, जहां पेमेंट होगी। एग्जांपल पढ़ लो, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए इन बर्कले। अब बच्चा कहता है बर्कले, बेटा हमारे यहाँ पे ये इंडिया में है फॉरेन में है, इतना ही बताएगा, तुम्हें डिटेल नहीं बता रहा। गांव सुने, बर्कले गांव है ये वो, नहीं बेटा ऐसे गांव नहीं है। तो ये बर्कले कहाँ की है, फॉरेन की कहानी है। कहां बिल ड्रॉ किया मेरे लाल? फॉरेन बर्कले में, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15, एक्सेप्टेड बाय बी पेबल इन वॉशिंगटन। दो जगह चेक करनी है लॉ के लिए, कौन कौन सी? एक तो वेयर बिल मेड, एक वेयर पेबल और पेमेंट इज टू बी मेड। अब सर जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6, बिल घूमने फिरने कहां आ गया, इंडिया में, और उसकी बेइज्जती होगी। एक्शन लिया गया बी के अगेंस्ट इंडिया में। हाँ जी बोलो, किसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया? बी। बी कितने परसेंट पर लायबल है? जहां पेमेंट थी वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 6, तो बी कितने के लिए लायबल है, 6 के लिए। अब क्या तुम ए को स्यू कर सकते थे इंडिया से? यस, आई कैन स्यू एनी प्रायर पार्टी। अगर ए को स्यू करते कितना रेट मिलता, 15। सही है। प्रोटेस्ट ऑफ फॉरेन बिल जनरल रूल है, दे मस्ट बी प्रोटेस्टेड, ऑप्शनल नहीं है। डिपेंड करेगा किस पर, वहां के लॉ पर। इनलैंड बिल्स में प्रोटेस्ट ऑप्शनल है। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगियस समझते हो, वास्ट, एम्बिगियस वास्ट। सही है बेटा, हाँ क्लियर नहीं है, वास्ट इतना कुछ बोल दिया, समझ कुछ भी नहीं है। जैसे छोटे होते तुम लॉ के ना कुछ आंसर पढ़ते थे, पहले तो क्वेश्चन मुश्किल वाला, आंसर बड़ा भाई साहब पता ही नहीं लगा ये कहना क्या चाह रहा है, बहुत ही वास्ट नेचर के आंसर। सेक्शन 17, सेक्शन 17, चंडीगढ़ में 17 सेक्टर। हाँ कि ना, वो जब पहले जाते थे ना छोटे होते, बहुत पहले हमारे टाइम पे ऐसे होता है यार, बहुत बड़ी मार्केट है, तो वास्ट पता ही नहीं लगता था कहाँ से घूम के जाना है, कहाँ को आना है। सेक्टर 17, सेक्शन 17, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। क्या कह रहा है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट? कहता इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्टिट्यूड आइदर एज अ प्रोमिसरी नोट। इसको छोड़ो यार, सिंपल सुनो, तुमने बिल बनाया, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे यू, हम खुद को हुक्म देते हैं कि आपको पैसे दिए जाए। ड्रॉ ड्रॉई क्या हो गया मेरे लाल, सेम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? एम्बिगियस। इसे बिल ऑफ एक्सचेंज माने या फिर इसे प्रोमिसरी नोट माने, एक बार जो मान लिया फ्यूचर में भी वही मानना पड़ेगा। इफ एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्टिट्यूड आइदर एज अ प्रोमिसरी और बिल, तो होल्डर की मर्जी है वो उसे क्या ट्रीट कर सकता है, क्या? चाहे नोट मान ले, चाहे बिल मान ले। उसके बाद थैंक्स फॉरवर्ड, थैंक्स फॉरवर्ड वर्ड है बेटा, बच्चे इसका टी मत हटा दे। थैंक्स फॉरवर्ड मतलब आज के बाद इसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। अ बिल ड्रॉन बाय पर्सन ऑन हिमसेल्फ, आई ऑर्डर यू टू पे मी। ठीक ना सर, आई ऑर्डर माई सेल्फ टू पे यू। वेयर द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन। ड्रॉई क्या है? फिक्टिशियस पर्सन है सर। अब आया इनकम्प्लीट या इनकोएट, कर चुके हैं हम। सेक्शन 20 किस बारे में बात कर रहा था? आपने याद कर लो वर्ड, खाली स्टैम्प पेपर जो कि साइन था, आपने क्या कर दिया, किसी को डिलीवर, तुमने प्राइमा फेसाई अथॉरिटी दे दी किसको, सामने वाले पर्सन को, कि उसको क्या कर ले वो कंप्लीट। वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर टू अनदर अ स्टैम्प पेपर आइदर होली और हैविंग रिटन देयर ऑन
incomplete negotiable instrument. He gives prima facie authority to make or complete the negotiable instrument for any amount specified therein but not exceeding the amount covered by the stamp. मतलब तुमने बिल दिया सामने वाले को, तुमने उसके पैसे देने थे 10,000, स्टैंप वैल्यू तक 30,000 तक कवर करती थी, क्या वो 20 का भर सकता है? आवाज में ला, यस और नो? यस। क्या वो 30 का भर सकता है? यस। क्या वो 40 का भर सकता है? नो। भरेगा तो वो उसके लिए वैलिड नहीं। जिसको इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया उसके अगेंस्ट हमारी क्या लायबिलिटी है? एक्चुअल। रिकवर ओनली व्हाट ही वाज ऑथराइज्ड टू फिल। होल्डर इन ड्यू कोर्स सारी अमाउंट रिकवर कर सकता है, कहां तक नहीं कर सकता? स्टैंप से ज्यादा। चेक पर ये प्रोविजन लगेंगी ना सर? क्यों? स्टैंपिंग नहीं हो रही है आजकल अभी चेक्स की, है ना? चलिए आगे एग्जांपल जल्दी से रीड कर लो। इनवैलिड है सर, इनवैलिड है, इनवैलिड है। मटेरियल ऑल्टरेशन बोलते हैं इसको। चेंज किया तुमने, मैंने बिल बना के दिया, मान लो पार्सली केसेस बन जाएंगे, तुम जनरल रूल इनवैलिड मान के चलो। जल्दी से, बिल ऑफ एक्सचेंज 2 रुपए पर कितनी वैल्यू कवर हो रही है? 20,000। अथॉरिटी कितने की दी? 5। उसने कितनी अमाउंट भर दी? 15। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास गया कितने देने पड़ेंगे? 15। एक्चुअल होल्डर को 5। ये एग्जांपल पढ़ना बेटा, आंसर आ जाना चाहिए पहले ही दिमाग में। शाबाश। कर चुके? हाँ के ना? खाली स्टैम्प पेपर तुमने साइन करके कहां रख लिया? ड्रॉर में। बंदे ने चुरा कर कितने का भर लिया? 20,000 का। नाउ उसने नेगोशिएट कर दिया किसको? इनोसेंट पर्सन को। साइनर ब्लैंक एक्सेप्टेंस। हाँ जी, लायबल है ना? क्यों? क्या मिसिंग है? डिलीवरी। नेक्स्ट आओ जी, फिक्टिशियस। इनकम्प्लीट का सेक्शन बेटा 20, सेक्शन 20। 21 तुम्हारी शादी की एज। 20 कह रहे भाई साहब आई एम इनकम्प्लीट, प्लीज कंप्लीट मी एट 21। फिक्टिशियस बिल पॉज डाल रहा हूँ इस पर, थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, टाइम लेगा। इसके साथ मुझे और केस स्टडीज भी लिंक करनी है, जो आपका डाउट था वो केस स्टडी भी हमने लिंक करनी है, ठीक है ना? एक डाउट आपका लास्ट सीजन में रह गया था, है ना? वो एक स्टडी मैट का क्वेश्चन है, स्टडी मैट ने क्या दे रखा है, हम क्या कर रहे हैं? क्लियर है? कारण लॉजिक सब कुछ जानेंगे कब? अगले लेक्चर में, ठीक है जी। आओ अकोमोडेशन बिल। अरे बहुत प्यारा सा सेक्शन। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है? नकली, जाली। 42 में तुमने कुछ नकली देखा और 43 में तुमने अकोमोडेशन कर दी। अकोमोडेशन समझते हो? हेल्प। 43 का मतलब तो सभी को पता ही है, 4 और 3। हाँ के ना? पोगो वाले बच्चे छोड़ के बेटा, 4 और 3 क्लियर है? छोटे होते लिखते थे ना कॉपी पर 1 4 3, याद आया? चलो छोड़ो। नेक्स्ट 42, तुमने कुछ नकली माल देखा और तुमने अकोमोडेट कर दिया। अकोमोडेट मतलब तुमने फ्री में, यही होता है ना, फ्री में लेन देन चल रहा है। किस चीज का? बिल का। किस चीज का? बिल। बी, बी नॉट डी। किस चीज का? बिल का। फिक्टिशियस का सेक्शन याद रहेगा प्यारे? कौन सा? 42। और अकोमोडेशन का 43। सही है। फिक्टिशियस का 42, अकोमोडेशन 43। और रुकेगा थोड़ी प्यार, कहां तक बहा? 44 तक और 45 तक। गॉट इट? हाँ कि ना? सेक्शन याद रह जाएंगे। अकोमोडेशन बिल क्या होता था? वो इंस्ट्रूमेंट जो या तो बनाया गया, प्यार शुरू में हो गया, एक्सेप्ट किया गया, एंडोर्स किया गया, या ट्रांसफर, या बाद में किसी सब्सिक्वेंट स्टेज पर तुमने पैसे देकर बिल खरीदा लेकिन तुमने आगे फ्री में ट्रांसफर कर दिया, या तुमने बिल को फ्री में एक्सेप्ट कर लिया, या फिर कोई ऐसी कंसिडरेशन थी जो क्या हो गई? फेल। हमारा प्यार अधूरा रह गया। विदाउट कंसिडरेशन और अ कंसिडरेशन विच फेल क्रिएट नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज टू ट्रांजेक्शन। सही है? बोल दो बेटा इसे। नम 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 नम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
मेड, ड्रॉन, एंडोर्स्ड, accepted or endorsed or transferred without consideration for a consideration which fails, create no obligation of payment between the parties to transaction. आपस में कुछ भी लेन देन नहीं है. बिल पहुंचा होल्डर इन ड्यू कोर्स, पैसे देने पड़ेंगे. अब यहां पर भाई साहब जिसकी हेल्प करो वो धोखा दे देता है. सर ए ने बी का बिल एक्सेप्ट कर लिया, ध्यान देना मेरे लाल, ए ने बी का बिल एक्सेप्ट कर लिया, बी ने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा डाला. बैंक ड्यू डेट को पेमेंट लेने के लिए किसके पास आएगा? ए के पास. अब ए को पेमेंट कौन करेगा बेटा? बी, क्योंकि बिल किसने यूज किया था? बी ने. इसने तो अकोमोडेशन के लिए दिया था, हाँ के ना. अब सर बी ने मान लो 10,000 रुपए दे दिए उस बिल के, बैंक को दे दिए या ए को, जैसे भी दे दिए. कल को बी बोलता है भाई साहब ये अकोमोडेशन नहीं है. कहता कैसे? कह रहा आइए हमारा रिश्ता देखते हैं. ए ने मुझे बिल दिया, बिल्कुल दिया. मैंने इसको 10,000 दिए, बिल्कुल दिए. तो अकोमोडेशन कहाँ है? मैंने कितने लेने हैं ए से? 10,000 रुपए. लॉजिक समझ रहे हो? ऐसे ऐसी बातें कोर्ट में पेश की जाती, इससे पहले ही लिख दिया गया बेटा. इफ अकोमोडेटिंग, अब दो पार्टीज होती हैं, एक अकोमोडेटिंग और अकोमोडेटेड. अकोमोडेटिंग मतलब हेल्पिंग, अकोमोडेटिंग, हेल्पिंग. देखते हैं. अकोमोडेटेड, हेल्प्ड, जिसकी हेल्प की जा रही है. यहां पे कौन है? आईएनजी कौन है और ईडी कौन है? ए. बिल्कुल. हेल्पिंग पार्टी कौन है? ए. हेल्प्ड पार्टी कौन है? बी. इफ अकोमोडेटेड पार्टी pays anything on the instrument, then he cannot recover the same from accommodating party. क्लियर है? तो भाई साहब अगर आपने पैसे पे कर भी दिए, वो क्यों पे किए आपने? क्यों पे किए? क्योंकि आपने यूज किए थे कहीं ना कहीं, आपने कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उठाया था. तो अगर आपने पे कर भी दिए तो हमारी जिम्मेवारी नहीं. आसान है. कौन सा बिल? अकोमोडेशन. कहता अगर लेकिन वो बिल किसके पास चला गया? होल्डर फॉर कंसिडरेशन. होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है. उस होल्डर और हर सब्सिक्वेंट होल्डर जो उससे पैसा रिकवर, सॉरी टाइटल ले रहा है, वो पैसा रिकवर कर सकता है जिसने कंसिडरेशन देकर वो इंस्ट्रूमेंट खरीदा है. सही है? अकोमोडेटेड पार्टी अगर पे करती है, वो अकोमोडेटिंग पार्टी से पैसा रिकवर नहीं कर सकती. अगर बिल एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा वादा बना दिया गया तो सिर्फ एक्चुअल कंसिडरेशन पास होगी बिटवीन द पार्टीज. पार्टीज कौन सी? सेम पार्टीज. एचडीसी इसकी एक्सेप्शन है, हाँ के ना. मैं बार बार एचडीसी बोल रहा हूं, लेकिन बेयर एक्ट में वर्ड क्या यूज किया गया? होल्डर फॉर कंसिडरेशन. कौन था वो सेक्शन? 8.5 वाला. याद आया? एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर फॉर कंसिडरेशन, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स. चलिए केस स्टडी रीड कीजिए फटाफट से. हाँ जी. आसान है बेटा, इतना मुश्किल थोड़ा नहीं. ए ने बिल किसको दिया? बी को. बी ने एक्सेप्ट कर लिया सर कंसिडरेशन के लिए. ना ना ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन, नॉट कंसिडरेशन, विदाउट एनी. बिल किसके पास चला गया? सी. किसने दिया होगा? ए ने. ए ने बच्चे बिल ड्रॉ किया. आई ऑर्डर यू टू पे. इस तरह से सर्कल चला. आई ऑर्डर यू टू पे मी. ए ऑर्डर बी टू पे ए. उसके बाद किसको बिल दे दिया? सी. सी के बाद किसको गया? डी. लेकिन डी ने फॉर वैल्यू बिल लिया. होल्डर फॉर वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पर, हाँ के ना. तो भाई साहब क्या डी इससे 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 किससे पैसे रिकवर कर सकता है? यस. कहानी खत्म. नेक्स्ट आओ. पार्शियल एब्सेंस ऑफ मनी. पार्शियल एब्सेंस ऑफ मनी समझते हो? बिल ड्रॉ किया 10,000 के रुपए लेकर. मान लो उसमें से हमारे कुछ नोट नकली निकल आए और एक्चुअल कंसिडरेशन रह गई 7,000. अब सर बिल आपस में कितने के लिए सेटल होगा? सिर्फ
7,000 रुपए के लिए। लेकिन अगर ये बिल चला गया कहां, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद, कितने का खेलेगा ये, 10,000, कहानी खत्म। खेलो जल्दी से, केस स्टडी पर आओ डायरेक्टली। स्टार मार्क कर लेना सर। स्टार क्यों मार्क करवाया मुझे बता देना जरा। हाँ, बहुत ही बड़े बच्चों को याद है। किसके साथ मैच करती है सेक्शन 20 के साथ, लिख के क्रॉस कर दो। है 20 कौन सा था, इनकोएट, अधूरापन तुम्हारी जिंदगी का, इनकोएट। क्लियर है, पढ़ो जल्दी से केस स्टडी। कारण 20 ना लगाने का मेरे लाल, चेक चेक। ठीक है जी, कारण 20 ना लगाने का चेक। आपने इंस्ट्रूमेंट दिया, हाँ के ना, लेकिन बाद में उसने कितने का भर लिया, जितना आपने कहा था उससे ज्यादा का भर लिया, तो पार्शियल एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर मनी, पैसे की कंसिडरेशन है जो वो पार्शली एब्सेंट है। कौन सा सेक्शन लगा, 44। आपस में दोनों ही राइट रहेगा, जितने का बिल है 7,000 का अगर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर फॉर वैल्यू के पास कितने का राइट ट्रांसफर हो जाएगा, फुल वैल्यू का, जितने का बिल है। सेक्शन 45 बिल्कुल 44 जैसा है। यहां पर आपने पार्शियल फेलियर की बात करनी है, बट कंसिडरेशन वाज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी। जिस वैल्यू, जिस कंसिडरेशन के लिए, जिस वैल्यू के लिए आपने बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, उसमें कुछ पार्ट मिसिंग था। एग्जांपल के लिए सर मैंने गुड्स दी 7,000 की, 3 की अभी सप्लाई करनी थी, बाकी सप्लाई नहीं की, लेकिन बिल कितने का बनाकर रख लिया, 10,000 का। उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि 3 की गुड्स भेज देगा, और बाद में मैंने वो गुड्स भेजी नहीं। अब यहां पर बिल की कंसिडरेशन क्या है बेटा, मनी है ना, क्या है, गुड्स। क्लियर है, मनी की जगह क्या है मेरे लाल, गुड्स। खेले नेक्स्ट, एस्क्रो। एस्क्रो पता है सभी को, बिल डिलीवर्ड कंडीशनली, सेक्शन 46 पैरा 3। आपने S1 ने लोन लिया किससे, बैंक से, बैंक वालों ने आपसे एक प्रोमिसरी नोट भी साइन करवा लिया, तो S1 ने आगे क्या चिपका दिया मेरे लाल, प्रोमिसरी नोट, हाँ के ना, यस। बैंक ने इस प्रोमिसरी नोट को कब यूज करना है, अगर तुम डिफॉल्ट करते हो, हाँ के ना। तो क्या ये प्रोमिसरी नोट की जैसे ही मैंने डिलीवरी की, क्या इसका टाइटल बैंक के पास चला गया, नो सर, दिस डिलीवरी इज कंडीशनल, दिस डिलीवरी इज कंडीशनल। मैंने कंडीशनल डिलीवरी की किसको, बैंक को। अब बैंक क्या कर रहा है आगे, डिलीवर कर रहा है किसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स। वो बिल था 1,00,000 रुपए का। अब केस 1, अगर बैंक इस इंस्ट्रूमेंट को डिमांड करता है S1 से बिना किसी डिफॉल्ट के, विदाउट डिफॉल्ट डिमांड कर सकता है, जल्दी बोलो, नो सर। ऑन डिफॉल्ट डिमांड कर सकता है, यस। HDC विदाउट एनी डिफॉल्ट और ऑन डिफॉल्ट, HDC कब डिमांड कर सकता है, सर इसमें भी कर सकता है और इसमें भी कर सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड कंडीशनली बट सच अदर पर्सन डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अदर पर्सन, उसके पास सर अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है सभी राइट आ जाएंगे। सही है, कोई शंका। सेक्शन सेक्शन 46 कौन सा, पैरा 3 है, 2 कहाँ है, हाँ जी सर, हम उस पर फ्रॉड का केस कर देंगे, अपने दिल को तसल्ली दे ले, ठीक है। एक तो हर समय ना वकालत इनकी ना
क्या बोलूं मैं। सेक्शन 18 बहुत आसान है, बंदे को पता नहीं लग रहा है यार, कभी मैं वर्ड्स कुछ बोल रहा है, ठीक है, और फिगर्स में कुछ बोल रहा है। कह रहा जी 50,000, हाँ लिख दो, कह रहा लिख दिया जी 50,000। तालमेल नहीं ना हो रहा, उसका कारण सेक्शन 18 एज। अब बेटा दोनों में से कौन सा फाइनल मानेंगे? वर्ड्स। कौन सा फाइनल मानेंगे? वर्ड्स। कहानी खत्म। आगे होल्डर होता है एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, एक होल्डर फॉर कंसिडरेशन होता है। होल्डर फॉर कंसिडरेशन कहीं सुनने को देखने को नहीं मिलेगा, एक्ट में आएगा, मतलब उसके बारे में हमें डिटेल कहीं भी हरमन जी नहीं मिलेगी, हाँ के ना। होल्डर कौन है? नम नम होल्डर वो बंदा जो अपने नाम पे पैसा रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है, अपने नाम पे पैसा entitled in his own name to the possession and to recover from parties। कंसिडरेशन होती है इसमें? जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी। मेन तुमने क्या देखना है, एक तो अपने नाम पे एंटाइटल्ड है और रिकवर भी कर सकता है, हाँ के ना? यस। हाँ जी। चेक पे बच्चे कह रहे हैं सर अमाउंट्स गलत लिख दें कुछ। सर अमाउंट छोड़िए, ये लीजिए, आपने ये 5 लाख इस तरह से लिख के यहाँ पे थोड़ी सी ओवर राइटिंग कर दी जैसे मैंने यहाँ पे की है, बैंक वाले तब भी रिजेक्ट कर सकते हैं, सही है। अब आओ जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उससे पहले होल्डर की लास्ट लाइन, वेयर इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, होल्डर इज द पर्सन एंटाइटल्ड टू द इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है सर? इंस्ट्रूमेंट था ए ने किसको दिया? बी ने किसको दिया? सी से इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया और चुरा लिया मिस्टर थीफ ने। अब बेटा क्या थीफ होल्डर है? नो सर, उसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट नहीं। हु इज द होल्डर? सी, जिससे इंस्ट्रूमेंट गुम हुआ था, दैट इज द लास्ट पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, चेहरे पर खुशी। होल्डर इन ड्यू कोर्स, कोई भी बंदा जो कंसिडरेशन देके पोजेसर बनता है इंस्ट्रूमेंट का, पेई बनता है या एंडोर्सी बनता है। पोजेसर कब बन रहा है? अगर पेबल है किसको? बियरर को। ऑर्डर को पेबल है तो पेई बन रहा है या एंडोर्सी बन रहा है। बिफोर मतलब मेच्योरिटी से पहले, बिफोर अमाउंट मेंशन्ड बिकम पेबल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल जिससे उसने लिया, उसको सामने वाले पर कोई शक नहीं था, उसने गुड फेथ में काम कर दिया बिना किसी नेग्लिजेंस के, बिना किसी नेग्लिजेंस। तुम्हें सामने वाले पर शक और तुमने पूछा नहीं, तुम गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हो। ध्यान रख लेना, ऐसी केस स्टडी आज तक बनी नहीं है लेकिन बनाई जा सकती है, वर्ड पढ़ लेना। विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड। तुम सामने वाले से बिल ले रहे हो, तुम्हें शक हुआ लेकिन तुमने फर्दर इंक्वायरी नहीं की, क्या तुम होल्डर इन ड्यू क्लेम किए जा सकते हो? नो सर। इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या गुड फेथ की कोई डेफिनेशन है? यस। किसमें? जनरल क्लॉजेज एक्ट में। वो कहता है ईमानदारी से काम कर दो, नेग्लिजेंस है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगोशिएबल में क्या कह रहा है आप लोगों को? क्या कह रहे बेटा? कि उसने नेग्लिजेंस नहीं की है, ध्यान रखा है, विदाउट sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person or transfer। होल्डर इन ड्यू कोर्स की प्रिविलेज, प्रिविलेज समझते हो ना? क्या इसके पास बेटर अधिकार है? बेटर टाइटल है, बेटर किससे? बेटर ट्रांसफरर से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंकोएट में ये ज्यादा इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर सकता है, यस। 5,000 की एक्चुअल लायबिलिटी थी, इसको 15 का मिल गया, केस ने रिसीव किया था, यस। लायबिलिटी ऑफ हर प्रायर पार्टी लाइबल है किसको? होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिक्टिशियस को भी छोड़ दो, ये तभी पढ़ लेंगे। अकोमोडेशन बिल, कोई भी प्रायर पार्टी ये बात नहीं कह सकती कि बिल मिला था वो या उसने बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर किया था, मैं आगे लाइबल नहीं हूं। तुम डिफेंस सेटअप नहीं कर सकते कि भाई साहब मैंने तो बिल ट्रांसफर किया था, मैं किस बात के पैसे दूं, तुम्हें पैसे देने पड़े। अगर पैसे मांगने कौन आया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। एस्क्रो में भी होल्डर इन ड्यू कोर्स डिमांड कर सकता है, यस।
डिराइविंग टाइटल फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो भी बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स किसकी तरह था, गंगा, सारे पाप धो देगा किसके, तुम्हारे नहीं बेटा, किसके, इंस्ट्रूमेंट के। उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया, इट गेट क्लीन्स ऑफ ऑल डिफेक्ट। लेकिन ये बात आप कृपया पेपर में नहीं लिखेंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्वेश्चन आता है, बच्चा लिख रहा है इट इज लाइक गंगा, ही वेंट टू हरिद्वार, ब्ला ब्ला ब्ला। अबे कहानी नहीं लिखनी है। उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया, बिल्कुल साफ हो गया, हाँ जी। अगर वो इंस्ट्रूमेंट आगे वो किसी को देता है, सच होल्डर इज ऑल्सो टर्म्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। संगत की रंगत, होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ कौन खड़ा है, होल्डर, क्या बोलेंगे उसको भी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। चलिए, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स और अनलॉफुल कंसिडरेशन। ए ने बी को बंदूक दिखाई, उससे इंस्ट्रूमेंट ले लिया, क्या कल को वो उसके पैसे रिसीव कर सकता है, नो। कैसे आए इंस्ट्रूमेंट, इलीगल मीन्स के थ्रू, फ्रॉड वगैरह के थ्रू। लेकिन यही इंस्ट्रूमेंट अगर किसके पास चला गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, तो बेटा क्या वो पैसे रिकवर कर पाएगा, यस, वो परफेक्टली इन पैसों को रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट, एस्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ना तो मेकर, मेकर किसका होता है, प्रॉमिसरी नोट का, ना ही ड्रॉर, ना ही एक्सेप्टर। कल को अगर हम उनके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, मान लो इंस्ट्रूमेंट हो गया गुम, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, गुम, और किसके पास पहुंचा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, तो बेटा कल को वो ये डिनाई नहीं कर सकते कि सर हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं है या हमारी इंटेंशन नहीं थी। सिमिलरली एंडोर्स करने की कैपेसिटी को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब पैसे कौन डिमांड करता है आपसे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। फॉर्जरी याद है, चलिए खेलते हैं फटाफट से फॉर्जरी के केसेस के साथ। इंस्ट्रूमेंट ही फॉर्ज्ड था, इंस्ट्रूमेंट ही फॉर्ज था मतलब या तो मेकर के साइन नकली थे या फिर ड्रॉर के साइन नकली थे, हाँ के ना, ना एक्सेप्टर के, किसके लिखेंगे, एक्सेप्टर के, सही है। तो बेटा अगर मेकर के साइन नकली थे या फिर एक्सेप्टर के साइन नकली थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये, फॉर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट। और ये घूमते फिरते किसके पास पहुंचा, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास। क्या ये टाइटल रिकवर कर पाएगा, नो सर, कुछ भी नहीं। बाय, फॉर्जरी इज इक्वल टू योर माइंड इज इक्वल टू 0, सही है, यस। आगे, फॉर्ज्ड इंडोर्समेंट। जब मैं लिख रहा हूं फॉर्ज्ड इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ए ने बिल दिया किसको, बी ने किसको दिल दिया, सी ने किसको, डी, हाँ के ना। चलिए, डी ने बिल को गुम कर दिया, पहुंचा ओ के पास, ठीक। इसने ये बिल दे दिया किसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स को। कैसे दिया, यहां पर बिल पे क्या लिखा होगा जरा इमेजिन करना, पे टू डी, किसने साइन किए पड़े होंगे, सी ने। जब ओ को बिल मिला तो यही वाली एंडोर्समेंट उस पर चिपक कर बैठी थी। ओ ने क्या किया, क्या लिख दिया, पे टू एच डी सी, साइन किसके कर दिए, डी के। अब ये वाले जो साइन है ये क्या है, फॉर्ज्ड, नकली साइन है सर। क्या एचडीसी को कोई टाइटल मिलेगा, नो सर, एचडीसी को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। बाय, जो इंडोर्समेंट है वो क्या है, फॉर्ज्ड। लास्ट, भालू इंस्ट्रूमेंट, सभी को प्यार कर रहा है बेटा ये, बियरर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बियरर। सेम एग्जांपल, ए किसके पास इंस्ट्रूमेंट गया, बी, सी, डी, फिर से गुम हुआ किसके पास, ओ से किसके पास पहुंचा, एच डी सी। क्या इसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा, यस सर। यहां फॉर्जरी की बात नहीं हो रही है, इंस्ट्रूमेंट सिर्फ क्या हुआ था, गुम। चलिए, लॉजिक थोड़े थोड़े आते हैं ना बेटा, जी सर, कुछ कुछ तो याद ही रहता है हमें। फॉर इंस्ट्रूमेंट, होल्डर को कोई टाइटल मिलेगा, नो सर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में फॉर इंस्ट्रूमेंट कोई टाइटल मिलेगा, नो। बियरर में यस, गेट्स वैलिड टाइटल। होल्डर फॉर वैल्यू, बिल खरीदा कैसे, पैसे देकर, कैसे देकर, पैसे। बिफोर मैच्योरिटी आफ्टर मैच्योरिटी मुझे फर्क नहीं है, गुड फेथ है विदाउट गुड फेथ है मुझे फर्क नहीं है, उसको हमने क्या नाम दिया, होल्डर फॉर वैल्यू। फटाफट से बेटा ये शुरू हो जाओ, एग्जांपल्स छोटी छोटी। हाथ रख लेना कहां पर, ये इस पर, ये भी बताना पड़ता है, क्रॉस टिक पर, जल्दी से।
होगी एग्जांपल सभी, जल्दी करो बेटा। डाउट है किसी को? सर होल्डर मान के चलते हैं, एवरी होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसके लिए मैं रूल लगा दूंगा। इनका क्वेश्चन है कि सर बियरर के केस में जजमेंट कैसे करेंगे सर? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 10, पेमेंट इज मेड एज पर अपरेंट टेनोर, मनी में होल्डर को की गई है ध्यान रखकर। सामने वाला शक्ल से चोर लग रहा है और मैं पेमेंट कर रहा हूं, बेटा कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। जल्दी करो। 8th पॉइंट में आपका डाउट है, मैं बता देता हूं। खेलें? आवाज मेरे लाल। बच्चों का डाउट है 8th पॉइंट में, मिस्टर एम हु फाइंड अ बियरर चेक एंड रिटेन इट, कोर्ट में ये बात प्रूव कर पाओगे? नो सर, तुम मान के चलो यही प्रूव होएगा। कोर्ट में ये कह सकता है हाँ जी मैं होल्डर हूं क्योंकि मुझे चेक मिला और मैं उस पर लेट गया? पॉसिबल है? नो सर। हाँ, अगर ये किसी जेन्युइन पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स को ट्रांसफर करता, वो कह सकता है क्या कि वैसा मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, मैंने पैसे डिफेक्ट के बारे में पता नहीं था। सही है? यस सर। होल्डर राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल, अगर सर मेरा बिल क्या हो गया, गुम, तो मैं क्या करूंगा? डुप्लीकेट डिमांड करूंगा। अगर वो देने से मना करता है, मैं उसे फोर्स कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फोर्स। उसके बदले में वो चाहे मुझसे क्या डिमांड कर सकता है? इंडेमनिटी। क्या डिमांड कर सकता है? इंडेमनिटी। नेक्स्ट आओ, केस स्टडी। ये बढ़िया काम है, शाबाश, शुरू हो जाओ। जितनी तुम्हारी नॉलेज है उसके बेसिस, और आंसर को फटाफट से रीड, एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है, कंटेंट देखो बस। मुझे पहली केस स्टडी होगी है? अरे बस खत्म करो, छोड़ो। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज था 1 लाख का, एक्स की एक्सेप्टेंस ही फॉर्ज कर दी। क्या क्या फॉर्ज हो सकता है बताओ? मेन जो पर्सन प्राइमरी लायबल है उसके साइन फॉर्ज हैं, जो पर्सन प्राइमरी लायबल है उसके साइन फॉर्ज हैं, या फिर एंडोर्समेंट फॉर्ज है। दो केसेस है। ए टेक्स द बिल, कस्टमर गुड फेथ, दिस क्या उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स मान सकते हैं? लिखने का स्टाइल, अब फोकस करना जरा। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे को, क्योंकि डिटेल नॉलेज है तो बच्चा क्या देता है, हाँ जी नो ना। लिखने का तरीका है प्राइमा फेसाई, तो वो क्या लगता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, बट उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स माना नहीं जा सकता। कारण सर क्योंकि फॉर्जरी, एंड फॉर्जरी इज अ नलिटी। फिर फॉर्जरी को एक्सप्लेन कर देना। प्राइमा फेसाई क्या बताना है हरमन जी? होल्डर इन ड्यू कोर्स। हो गया? हाँ के ना? नेक्स्ट, ए इज द पेई ऑफ ऑर्डर चेक। चलो खेलो साथ साथ। बी ने इंस्ट्रूमेंट को चुराया और ए के सिग्नेचर को फॉर्ज कर लिया, मतलब ये क्या है मेरे लाल? फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट। क्या है ये? फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट। और उसको अपने फेवर में कर लिया। बी ने उसको फर्दर एंडोर्स कर, दन 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 दन। हाँ जी, फिर से फॉर्जरी क्या है? नलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। कौन होल्डर है अभी भी? ए। होल्डर कौन है? ए। होल्डर कौन होता है? द पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट वाज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। याद आया? ए से इंस्ट्रूमेंट किसने चुराया? बी ने। तो जब चुराया तो उससे पहले किसके पास था? ए। होल्डर किसको माना जाएगा? ए को। ये भी पूछ लेता है पेपर में, जो लास्ट टाइम बच्चों को समझ नहीं ना आती है। बहुत ही बढ़िया। अगला, बी ऑब्टेन बिल एक्सचेंज बाय फ्रॉड।
हाँ जी, बी और ए के बीच ये बिल एनफोर्सेबल है कि नहीं? सब आंसर आवाज गले खोलकर, यस और नो। क्या खाना वाना नहीं खाते हो सुबह सुबह? हार लंगर आ रहा बेटा। बी एंडोर्सेस इट टू सी, फंस जाते हो तुम बड़ी जल्दी। He endorses it to C, who is a holder in due course. C endorses it to D, who knows of the. पहले तो ये बताओ, क्या C टाइटल क्लेम कर सकता था A से? यस और नो? यार आवाज नहीं आ रही है, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसको फ्रॉड से फर्क नहीं पड़ता। सर कहां लिखा था, कहां लिखा था? ये रहा मेरे लाल। If the person liable cannot set up a defense, that the negotiable for loss obtained by him of offense, fraud, unlawful, गुम हुआ था सर, मुझ पर बंदूक दिखाई, कुछ भी दिखाया, वह सब अब तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। सही है। नेक्स्ट डी, जिसको फ्रॉड के बारे में पता है, नोज ऑफ द फ्रॉड, पार्टी लिख के कर लो क्रॉस, कि मतलब ये फ्रॉड होने की पार्टी नहीं कर रहा। नहीं बेटा, फ्रॉड में पार्टी नहीं है, सिर्फ इसे पता है। अब सर क्या होगा बेटा? सेक्शन 58, जो भी बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स से क्या ले रहा है, टाइटल, वो भी क्या माना जाता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो डी क्या बन गया मेरे लाल? होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो भी पैसा रिकवर कर पाएगा। उसके बाद और जे एक्सेप्टेड, शाबाश, शुरू हो जाओ। हाँ जी, हो गया। तुम क्या कहते हो, दे दें टाइटल के ना दें? दे दें। एजम्पशन लेनी पड़ेगी कोई? यस, बेयरर। क्या मानना पड़ेगा? बिल किसको पेबल है? बेयरर को। जे ने किसको दिया बिल? के को। भाई साहब डिस्काउंट करवा दो, मुझे पैसे दो। के ने वापस कर दिया, जे ने फाड़ के उसे फेंक दिया, लेकिन देखने में क्या लग रहा था कि बिल फोल्ड किया गया था। के ने उसे घुमा फिरा दिया, किसके पास पहुंचा? एल। वर्ड क्या यूज कर दिया? गुड फेथ वैल्यू। यानी क्या है ये? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या पैसा देना पड़ेगा? यस। अगर बिल किसको पेबल है? बियरर को। अब आपने यहां पर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं माना? सर कहीं मुझे ऐसा दिया ही नहीं, ध्यान देना, कहीं ऐसा हिंट ही नहीं। यहाँ पे देखो साफ साफ बताया ना, स्टील द चेक एंड फॉर्ज। मैं यहाँ पे क्या नहीं मान सकता? बियरर। क्या मानना पड़ेगा? ऑर्डर। यहाँ केस में कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने इसको क्या मान लिया बेटा? बियरर। लास्ट केस स्टडी बेटा। एस बाय इंड्यूसिंग टी ऑब्टेन अ बिल फ्रॉडलेंटली इन हिज फेवर। एस ने किससे फेवर में ले लिया बिल बेटा? टी से। क्या करके? फ्रॉड। कौन सा सेक्शन लग रहा है? 53। जय 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 हे, सॉरी 58 भी है, 53 दोनों लगेंगे। 58 कौन सा था? अनलॉफुल मींस फ्रॉड सारा। आओ जी। लेटर इन अ कमर्शियल डील, बिल किसको चिपका दिया? यू। यू क्या बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। यू ने किसको बिल दे दिया? एस को। है, ध्यान देना। अब टी की एक्सेप्टेंस किसने ले ली? एस। एस ने किसको दिया? यू। यू क्या मेरे लाल? होल्डर इन ड्यू कोर्स। सही है। एस क्या है? पार्टी टू फ्रॉड, इसी ने किया, पार्टी कर रहा है। सही है। अब यू ने बिल किसको दे दिया? फिर से एस को। बोला जाता है नेगोशिएशन बैक, व्हेन अ होल्डर अगेन बिकम अ, व्हेन एंडोर्सर बिकम अ होल्डर अगेन। अब सर यहां यू से एस के पास गया, सेक्शन 53 आया, उसने क्या बोला था? एवरी होल्डर डिराइविंग टाइटल फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ऑल्सो होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में पढ़ते हैं सर, वो पार्टी टू फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो 53 कट जाएगा, 58 के बेसिस पर ये पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। बहुत ही बढ़िया। 53 ब्ला 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 ब्ला। सही है। कोई शंका? नो सर। आगे स्टार्ट करती है नेक्स्ट लेक्चर में मेरे लाल, मेच्योरिटी। ठीक, किसकी? नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट की और किसकी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू ऑल।